वेलकम एवरीवन टू द अनदर शो ऑफ अचीवर्स एट टेक्स्ट बुक सुबह कोचिंग। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूं अचीवर्स सेशन का, जिसमें कि आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 62 विद एसएससीजे 2024 है देवेश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आते हैं। ठीक है, जिसका नाम शायद अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इनके लिए भी बताना मुश्किल हो रहा था। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम इस सेशन में देवेश से बात करें कि क्या चैलेंजेस रहे एक छोटी सी जगह पर आकर एक प्रीमिनेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था, क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, और इन सारी स्ट्रैटेजीज और चैलेंजेस का सामना हो सकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश के ऐसे हिस्सों में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत हो, या हो सकता है कि कोई अच्छी फैसिलिटीज ना मिलती हो सकता है कि अच्छा कंटेंट ना अवेलेबल हो, अच्छी क्लासेस ना अवेलेबल हो, या फिर वो हर एक चीज अवेलेबल ना हो जो एक ऐसे एग्जाम को क्लियर करने के काम में आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू देवेश सिंह। थैंक यू सर। ओके देवेश, मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या एग्जाम दिया है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। सर मेरा नाम देवेश सिंह है। ओके मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के मऊ टाउन के पास एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम कालूराम का पुरवा है। और ओके मेरे फादर फार्मिंग करते हैं। ओके। तो और आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है? सर मैंने बीटेक किया हुआ है आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा से। ओके। और 2000 कौन से ईयर में किया आपने? सर मैंने 2018 में किया हुआ है। ओके 18 में किया। तो फिर 18 में जैसे आपने पहले तो सबसे पहले आप खुद कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट के एक छोटी सी जगह से आता हूँ, ठीक है, तो यस वहां पर क्या लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज्यादा फोकस रहते हैं आपके हिसाब से? सर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग एक सपना रहे जैसा हो गया है मेरे गांव की तरफ। मतलब लोग चाहते तो हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और करने भी लोग जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ तो विलेज एरिया में लोग ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, तो उनके पेरेंट्स का मानना ये हो जाता है कि बस अब 1 साल 2 साल में हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, जबकि उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं कंप्लीट रहती है। ओके। और वो शायद लोअर बैकग्राउंड की वजह से पूरी शिक्षा ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं कि आगे की शिक्षा कंप्लीट हो, फिर उसके बाद तैयारी हो, एक लंबा समय लगता है। तो ये तो थोड़ा-सा आपने क्या चैलेंजेस रहते सोचा हैं। कि मैं पहले बीटेक करता हूँ और फिर ऐसे तैयारी करूंगा, ये किसी ने आपको सिखाया, बताया, या कहीं से आपको पता चला? सर मेरे एक मामा हैं जो इस समय ईएससी हैं इंडियन रेलवे में। ओके उन्होंने बीटेक किया था तो हम भी सोचे कि चलो मामा हैं उन्हीं उन्हीं को फॉलो करते गए और उन्होंने फिर जो प्रिपरेशन वगैरह की हम भी किए, कोशिश करते रहे और आज यहाँ पर पहुँच गए। ओके। मतलब आपके पास पहले से एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से आपने सोचा कि यार मैं भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ चलिए सर, बहुत हाँ। अच्छी चीज़ है। और अब मैं आपको बताऊँ, ये सेशन हमने जैसा कि डिस्कस किया है, ये इसीलिए ताकि अब लोग आपको देखकर कुछ लोग इंस्पायर हो सकें और वो भी कुछ बेहतर कर सकें। यस चलिए। सर। तो आपने जैसे बताया कि मामा जी जो है वो ईएससी के थ्रू रेलवेज़ में गए थे, तो आपने भी नहीं सोचा कि मैं भी ईएससी के थ्रू जाता हूँ? सर मैंने 10 के बाद मैंने प्रिपरेशन की है, ईएससी की हुई। ओके, बट 2 साल किया मैं, मेरा नॉन-टेक थोड़ा वीक है। थोड़ा क्या मतलब ओके, बहुत वीक है। तो मुझे ओके, बहुत टेक्निकल मेरा मजबूत था, तो मैं नॉन-टेक और टेक्निकल को कवर नहीं कर पा रहा था सही से, तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एसएससी जेईई दिया जाए, क्योंकि रेलवे हट गया था इस ईएससी से, वैकेंसी हुँ, कम हो चुकी थी, हुँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर मैंने हुँ, प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट किया। 2-3 महीना बचे थे, तो वो अटेम्प्ट मेरा तो सही से प्रिपेयर नहीं था। फिर मैंने 23 वाला अटेम्प्ट अच्छे से दिया, जिसमें मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आप अगर जैसे इंजीनियरिंग आपने सर्विसेज की। ट्रांज़िशन किया हाँ। देवेश कि आप पहले ईएससी का पेपर दे रहे थे, अब आप एसएससी जेईई का पेपर दे रहे हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा और क्या चैलेंजेस आए ट्रांज़िट करने में, एसएससी जेईई में आने में? आपको लगता है सिलेबस सेम था, या जो बच्चा ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो एसएससी का भी पेपर दे देगा, ऐसे ही तो हो जाएगा? मैं चाहता हूँ कि आप एक डिफरेंस क्रिएट करें कि क्या डिफरेंस है अगर है तो? सर एससी का जो प्रिपरेशन है और जो एसएससी जेई का है, दोनों में क्वेश्चन पूछ कंसेप्ट तो सेम रहेंगे।
बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और कितना डीप में जाना है, और या कुछ चीज़ों में सिलेबस भी डिफरेंस है, और कुछ कंसेप्ट ईएससी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कुछ एसएससी में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप अगर ईएससी की प्रिपरेशन स्पेशली किए हैं, तो आप सोचें कि एसएससी जेईई निकल जाए उसी नोट्स से, तो थोड़ा-सा मतलब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके। तो मेरा तो ये मानना है, मैंने दोनों नोट्स देखे हुए हैं, तो मतलब आप या तो टेस्ट से कवर कर लें, पीवाईक्यू वगैरह कर लें, लाइव टेस्ट टेक्स्ट बुक में चलते रहते हैं, आप उनको कवर करें। लेकिन आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आप इनकी नोट्स के बेसिस पे आप दूसरे एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। सबके मतलब अगर अपने-अपने आप क्वेश्चन ईएससी की पूछने की तैयारी प्रिपरेशन है। कर रहे हैं तो आपको ईएससी पे फोकस रखना पड़ेगा, उसके पेपर को देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी हाँ, जेईई हाँ। का पेपर देना चाहते हैं तो नोट्स उसके हिसाब से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है हाँ, ना? हाँ, चाहे हाँ अब सर। आप यस। उसको क्लासेस की मदद से करिए, चाहे आप उसको किसी दूसरे सोर्स की मदद से करिए, लेकिन आपको एसएससी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस सर, यस सर। ओके। तो आपको लगता है कि जब आपने एसएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, तो क्या-क्या चैलेंजेस और आए आपको? सर मैं लाइब्रेरी में लंबी सीटिंग करता था। ठीक है। शाम टाइम आते-आते कभी-कभी थकान लगने लगती थी, या पढ़ के थक जाते थे अपने नोट्स या वगैरह से, तो मैं फिर मैराथन कोशिश करता था 2-4 दिन या 6 दिन में, एक हुँ, सब्जेक्ट की मैराथन कंप्लीट कर देता था। ठीक है। ऐसे करके मुझे डेटा भी मिल जाता था और मेरा पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज़ हो जाता था, मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता था। ओके। और शॉर्ट नोट्स मैं अपने से तो कम ही बनाया था, लेकिन हैंडबुक टाइप के मेरे पास नोट्स थी, जिसमें मेरे पास पूरा कंप्लीट सिलेबस रहता था, तो मैं हेल्प ले लेता था वहाँ से। तो हैंडबुक आपने खुद बनाई थी? नहीं सर, मुझे एक हैंडबुक बनी बनाई मैंने ले लिया था मार्केट से। ठीक है। हाँ। और शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए? शॉर्ट नोट्स मेरे कुछ सब्जेक्ट के मेरे पास हैं, सारे ओके। सब्जेक्ट के नहीं हैं, कुछ मैंने बनाया तो हुआ है जो शॉर्ट नोट मुझे कैसे इम्पोर्टेंट। बनाया आपने? क्या मतलब क्या ऐसा क्या किया शॉर्ट नोट्स के अंदर? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे उनको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं? शॉर्ट नोट्स में सर कोशिश करता था कि लगभग हर पॉइंट कवर हो जाए, और उन पॉइंट को मैं जब दोबारा से रिवीजन वगैरह करता था, तो मुझे वो पता रहता था कि ये यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, तो हुँ, मैं उसको ज़्यादा ध्यान से देता देखता था, लेकिन मैं कंप्लीट सब रखता था। मतलब ये नहीं कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, चाहे छोटा-सा ही पॉइंट क्यों ना रखा हो, हुँ, ताकि मुझे ऐसा फ़ील आता था रिवीजन करते समय कि अब मुझे मतलब दोबारा से उस नोट्स को नहीं खोलना है, मेरा सब कुछ, मेरे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, ये मतलब मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाता था। तो टेस्ट में नंबर भी कम आते होंगे कई बार? हाँ सर, हाँ सर, कभी-कभी मार्क्स कम आ जाते थे, बट ठीक है, वो ये पता रहता था कि अब धीरे-धीरे हो जाएगा, और मैं मुझे मतलब नंबर से ज़्यादा मैं फ़ोकस ही नहीं करता था। मेरे पास डेटा की कमी थी, क्योंकि हुँ, मैंने जी ईएससी का किया था सिलेबस, हुँ, तो मुझे पहले से ही पता था कि मुझे डेटा की बहुत कमी है। मैं एक हुँ, नोट्स बनाया था ₹30 की कॉपी, तो हुँ, कुछ बहुत सारे डेटा तो मैं उसमें लिख लिया था, और जब हुँ, रिवीजन वगैरह करता था, तो वहीं से ऐसे देखता रहता था, तो वो डेटा धीरे-धीरे याद हो गए। बाद ओके। में जब मुझे पेपर देना होता था, तो मैं 1-2 बार रिवाइज़ कर लेता था, तो मुझे अच्छे से उसमें पता चल उसमें नीचे दिया भी रहता उसका सॉल्यूशन, हुँ, या उसके बारे में जितनी डिटेल रहती थी। और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने क्वेश्चन के लिए रखे थे, जो मेरा सेव है। अभी मुझे जैसे कोई एग्ज़ाम अभी भी देना पड़ा, तो मैं मतलब आसानी से उन चीज़ों को कवर कर लिया, तो मुझे पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, तो मेरे पास डेटा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके। चलिए, यस सर। तो जैसे आपने ये कहा कि मैं जो जहाँ पे फँसता था या जो मिस्टेक्स मुझसे होती थी, मैं एक कॉपी में लिख लेता था। ये आइडिया आपको कैसे आया? सर मैं डेटा मेरे पास ईएससी में डेटा नहीं आता है। ईएससी में जो पूछता है कांसेप्ट पूछता है, और हुँ, एसएससी में पीवाईक्यू अभी तो कांसेप्ट अच्छे पूछने लगा है। इसके पहले वो डेटा पूछता था। जब पीवाईक्यू करता था, तो मुझे लगता था मेरे पास डेटा बहुत कम है। हुँ, तो मैं साथ ही साथ उसको डेटा को अपने पास लिखना कोशिश किया, या स्क्रीनशॉट में किसी न किसी तरह से डेटा रखना चालू किया, और वो लगातार करता रहा, और मेरा इस बार मेंस में अच्छे स्कोर के साथ हो तो गया। इस बार सीपीडब्ल्यूडी मिल गया आपको। आपके प्री में इस बार हाँ, मार्क्स कितने थे? सर मेरे प्री में 132 मार्क्स हैं, मार्क्स और थे। सर मेरा टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, ओके, नॉन-टेक मेरा बहुत वीक रहा है। इस बार मेरे नॉन-टेक में 17 मार्क्स आए हुए हैं 50 में, ओके, और इसके पहले मेरे 9 ही मार्क्स थे, तो मैं ओके। फाइनली पिछली तो बार जीएस सेलेक्ट में नहीं हो आपके पाया। 17 आए, रीज़निंग में कितने आए? रीजनिंग में मेरे सर 48.75 है शायद। ओके, मतलब रीज़निंग में एक आपने ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हाँ, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था 50 में। और टेक्निकल पार्ट में आपके कितने नंबर हैं? टेक्निकल में प्री में शायद 65 के आसपास है मेरे। 12 के आस-पास है।
मतलब अगर आप टेक्निकल में 65 नंबर ले आते हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हो, जीएस में हल्का नंबर कम भी हो जाता है, तो भी आप एसएससी जेई का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यू भी ले सकते हो। हाँ सर, मेरा मेन फोकस था कंसेप्ट पे, कंसेप्ट मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, मुझे डेटा की कमी थी, मैंने डेटा भी कर लिया था। मतलब कुल मिला के ये कि कोशिश हमारी यही थी कि इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहे। एआईआर 1 भी हमारे पास आ गए, ठीक है ना, 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, एंड लिस्ट काफी लंबी है, 30, 33, 15, 20, 36, और अभी 62, आप खुद हो, 40 हमारे पास है। तो काफी लंबी लिस्ट है इस बार, और इन टोटल तीनों ब्रांच को मिला के 576 सिलेक्शन हम क्रॉस कर चुके हैं अभी तक। थैंक तो यू सर। हमें भी काफी मजा आ रहा है इस बार के रिजल्ट से, और हर हर बार कोशिश होती है कि यार थोड़ा सा नंबर्स और बढ़ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि पूरे साल पूरी टीम की जो मेहनत है कहीं ना कहीं इन नंबर्स से ही पता चलती है। ठीक है, तो काफी सही लग रहा है। अच्छा दिवेश, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब आप तैयारी करते थे तो जो जो दिक्कतें आपको आती थी, मैं चाहता हूँ बच्चों से शेयर करें कि यार ये दिक्कत आती थी और मैं इसको ऐसे हैंडल करता था। सर पहले तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा वहाँ टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाता था, ठीक है। और मैं ज़्यादा लोगों के टच में नहीं रहता था, तो मुझे एकांत में मिल जाता था, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब बहुत महसूस होता है अगर मैं ज़्यादा लोगों के टच में रहा। हम्म। और मैं अपने आप को वहाँ मोटिवेटेड फील करता था, आस-पास में बच्चे पढ़ रहे होते थे, और कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन हो गई थी अच्छे से। तो जैसे शुरुआत में और आपने पेपर दिए होंगे तो उसमें कभी कभी सिलेक्शन नहीं भी हो पाया होगा, तो आपको क्या लगा कि क्या कमी आ रही थी? सर मैं जो लास्ट का टाइम रहता था उसमें रिवीजन में मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता था अच्छे से, और टेस्ट में पहले टेस्ट बहुत कम देता था। मेरी आदत थी कम टेस्ट देने की। यार टेस्ट पढ़ में लिया, मैं पेपर दे देंगे, अब वो ऐसा हाँ, हिसाब नहीं हाँ, ऐसा रहता था कि टेस्ट अटेम्प्ट करने की ये हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करता। है। बाद में धीरे-धीरे आदत होती गई टेस्ट की। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जैसे मॉर्निंग स्टार्ट होता है, ये होता है कि पहले एक टेस्ट दे दो, उसके बाद सैटिस्फैक्शन मिलता है। यस सर, कंप्लीट सिलेबस। हाँ, ये भी सही है। नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है, टाइम के साथ ही बिल्ड होती है। कई बार हम बच्चों को कहते रहते हैं, आपको जैसे मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ इस सेशन का, एक और भी है कि कई बार क्या होता है, हम लोग क्लास में रोज बताते हैं कि यार रिवीजन ऐसे करना है, टेस्ट लगाने हैं, हमने आपके लिए सेक्शन बनाया है, इस क्लास से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बच्चे कई भी हमें कभी कभी नहीं भी मानते हैं, ठीक है ना। तो ये सेशंस इसलिए भी कराए जा रहे हैं सो दैट कि कई सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं, अभी आप ताजा ताजा सेलेक्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात को समझे, ठीक है ना, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी तरफ जब नज़र आती है तो एज़ अ टीचर आ जाती है, लेकिन आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, ठीक है ना? आपके स्टेटमेंट से समझ पाएँगे कि हाँ यार, जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स को हेल्प करें। जैसे एक सवाल मेरा एक और भी है कि जैसे कोई नया स्टूडेंट है, ठीक है? और वो प्रिपेयर करना चाहता है। तो उसको क्या जर्नी फॉलो करनी चाहिए? कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको अपनी कम प्रिपरेशन करनी चाहिए? पहले तो सर एक ऑथेंटिक सोर्स हो, जहाँ से हुँ, आप अपना आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, और हुँ, आपको कांसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। हुँ, समय देना है, और जब तक वो कांसेप्ट ना आ जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ना है। और जब आप धीरे बीच-बीच में आपको जैसे कुछ टॉपिक हो गए तो उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है, तो उससे एक हैबिट बन जाती है कि हाँ, हमको आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर जब आपके कंप्लीट सिलेबस होते जाएँगे, 1 सब्जेक्ट हो गया, 2 हो गया, तो रिवीजन पे भी फ़ोकस रखना है। ये नहीं कि हुँ, एक तरफ से आप पढ़ते जा रहे हैं, फिर एक सब्जेक्ट भूल गए, आप दोबारा से फिर को आपको उतनी ही मेहनत पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आपको बीच-बीच में समय निकाल के रिवीजन करना है, बीच में टेस्ट देखना है। अभी तो यूट्यूब में कहीं पे भी खूब वन शॉट वीडियो पड़े होते हैं, मैराथन वगैरह, आपको बीच-बीच में सुनना है, 2-3 घंटे लगते हैं, थोड़ा स्पीड में करके सुन लें। हुँ, इससे एक आपको रिवीजन अच्छा रहेगा, और टेस्ट देने पे बहुत बाद में मतलब जब एग्ज़ाम आ जाए तो आपको टेस्ट पे बहुत फ़ोकस देना है। टेस्ट देते रहें, धीरे-धीरे हैबिट हो जाती है, और लास्ट में सिलेक्शन हो जाता है। आपको महसूस भी नहीं होगा कि हमें कोई पेन हुआ है। हुँ, ठीक है, तो मतलब मैं यस। आपकी बात बहुत अगर सिम्प्लिफाइड मैनर में कहूँ तो सबसे पहले एक बच्चे को एक ऑथेंटिक सोर्स डिसाइड करनी है कि मैं यहाँ से पढ़ूँगा, और उस यस सोर्स सर। को जॉइन करके पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। फिर सारे यस सब्जेक्ट सर। कंप्लीट करने के बाद साथ-साथ आप कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट दें, उसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको इम्प्रूव करते रहें।
जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप फुल लेंथ टेस्ट भी देना शुरू कर दें और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, सो दैट कि आप इम्प्रूव भी करते रहें और अपनी गलतियों को पहचानते भी रहें। और फिर आखिरी में जो आपने एक कॉपी बना रखी होगी जिसमें कि आप अपनी जो भी गलतियाँ कर रहे थे उनको नोट करते रहें। आखिरी में वो गलतियाँ देख कर जाएँ ताकि एग्ज़ाम में जाते समय आप जो गलतियाँ कर सकते हैं, वो आपने बेसिकली अलग से जब लिखी होंगी तो अब आपके उस पे एक आप कह सकते हैं नज़र रहेगी एग्ज़ाम में, फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाएँगे और आप कम समय में अच्छा तैयारी करके सेलेक्ट हो जाएँगे। यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है देवेश। ओके, तो बाकी आप आपको लगता है कि कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से कि यार आप ऐसे तैयारी कर सकते हो या इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो और जो भी आपके मन में हो? सर, मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरे आस-पास और भी स्टूडेंट हैं। मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने में तो सबका ध्यान है, लेकिन टेस्ट नहीं लोग दे पाते हैं। ओके, उनको बहुत पेन होता है, शुरू-शुरू में समय सबको लगता है, तो वो टेस्ट पे कम ध्यान देते हैं। कोई भी तैयारी कर रहा हो किसी भी चीज़ की, मैं कहूँगा कि वो टेस्ट पे थोड़ा-सा ध्यान दें, उससे एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता होता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके। रिवीजन में आसानी होती है और अपने हमारे थ्रू जो जितनी भी गलतियाँ होने वाली होती हैं, वो हमें पहले से ही हो चुकी होती हैं। हुँ, जी, तो ये कर लें तो मुझे लग रहा है सक्सेस आप बहुत जल्दी पा जाएँगे। ओके, ठीक है। तो देवेश देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 62 लाना आसान नहीं होता। ठीक है ना? बहुत मेहनत लगती है, बहुत समझ लगती है और क्लैरिटी के साथ आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है? तो जहाँ तक मैंने आपकी बातों से यहाँ पे समझा, आपने बच्चों को यही गाइड करने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर खास ध्यान देना है। देखिए क्या होता है कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि किसी क्लास को जॉइन कर लेंगे तो क्लास को जॉइन करने से वहाँ पर कुछ ऐसा जादू हो जाएगा कि हम सेलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए क्लास तो सबके लिए हो रही है, ठीक है ना? क्लास सबको एक जैसी मिल रही है, कंटेंट सबको हम एक जैसा दे रहे हैं, सिखा सबको एक जैसा रहे हैं। लेकिन इसमें जो चेंज है वो आपका भी है एक और वो चेंज क्या है कि कोई बच्चा कम रिवीजन करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई प्रैक्टिस अच्छे से करता है, कोई नहीं करता है। कोई ये फ़ोकस करता है कि मैं दिन में 500 क्वेश्चन कर लूँ, लेकिन कोई ये फ़ोकस करता है कि मैं 50 करूँ लेकिन अच्छे से करूँ। यस। ठीक है? तो आपको ये फ़ोकस करना है कि आपको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। करना एंड ऑफ द डे आप ही को है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप सेलेक्ट भी नहीं हो सकते। तो सेलेक्ट होने के लिए नो पेन, नो गेन एक वो सिचुएशन है। ठीक है? तो देवेश ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं। मैं सभी बच्चों की तरफ से देवेश आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन है, बच्चे आपको बाद में देख पाएँगे। ठीक है? और देवेश मैं थैंक यू जितना सर। समझता हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक बहुत छोटी-सी जगह से आता हूँ, तो जब मैं तैयारी करता था तो इट वाज़ अ वेरी बिग डील फॉर अस ठीक है? तो मतलब पैसे भी नहीं होते थे और करेज भी नहीं होती थी, बस पता नहीं कैसे करते रहते थे और अपने आप को धक्का मारते रहते थे क्योंकि पता था कि करना है, तो करना है। तो आपके में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी पाई जब शुरुआत में मैं आपसे बात कर रहा था और आपने कहा कि यार मैं बस ये मेरे को इतना पता था कि करना है, ठीक है? तो मैं ऐसा टाइम वाइम नहीं देखता था लेकिन करना है वाली बात थी मेरे अंदर। तो वही चीज़ एक है जो हमें कहीं न कहीं ये डिलीवर करने में मदद करती है कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट ला पाएँ। तो वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली थैंक यू देवेश सर। और इन फ्यूचर भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प से और बच्चों को और हेल्प कर पाएँ। ठीक है? जी, जी। और एक जी, खास बात, अभी आपको एक नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसका नाम है अचीवर्स ग्रुप। इस अचीवर्स ग्रुप जी, की एक खास बात है, इसमें जाने के लिए, ठीक है ना? आपको एक अचीवर बनना पड़ता है जी, जो कि अब आप बन चुके हैं, ठीक है? जी, जी, इसमें जाना क्यों? क्योंकि अभी आपका डीवी का प्रोसेस बचा हुआ है और डीवी के जी, प्रोसेस में अचीवर्स ग्रुप में जो पास्ट अचीवर्स हैं, वो आपको मदद कर जी, जी, देंगे कि भई ऐसा सर्टिफिकेशन चाहिए होगा या आपको कहीं दिक्कत आ रही है, दे विल हेल्प यू, जी, ठीक है ना? जी, जी, तो जी, अचीवर्स ग्रुप में वेलकम टू द अचीवर्स ग्रुप एज़ वेल, ठीक है? जी, जी, सर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर।